सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट रीडिंग पार्ट रहेगा। रीडिंग पार्ट में 2 पैसेज होंगे। फर्स्ट होगा डिस्कर्सिव पैसेज, जो पॉइंट टू पॉइंट पैसेज होगा। यहाँ पर आपकी वोकेबलरी चेक की जाएगी और कुछ MCQ क्वेश्चंस दिए होंगे। सेकंड पैराग्राफ होगा, पैसेज होगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। यहाँ पर आपको कुछ डेटा दिया जाएगा चार्ट की फॉर्म में, बार ग्राफ की फॉर्म में या फिर टेबल की फॉर्म में। उसको यूज़ करके आपको पैसेज को सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट है राइटिंग पार्ट। राइटिंग पार्ट में आपको दिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जो कि डायरी एंट्री हो सकती है, कोई पैराग्राफ हो सकता है। सेकंड है स्टोरी राइटिंग। यहाँ पर स्टोरी राइटिंग होगी बेस्ड ऑन बिगिनिंग लाइन, आउटलाइन और क्लूज। यहाँ पर कुछ क्लूज दिए जाएंगे आपको। स्टोरी राइटिंग या फिर लेटर राइटिंग यहाँ पर होगी। नेक्स्ट पार्ट में चलें। नेक्स्ट पार्ट होगा आपका ग्रामर, जिसमें टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, मोडाल्स, डिटरमिनर्स और ये सब पार्ट आपको मिलेंगे, जो कि एडिटिंग ओमिशन की फॉर्म में आपको दिए जाएंगे और कुछ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में आपको दिया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें। नेक्स्ट पार्ट होगा आपका लिटरेचर का। लिटरेचर में आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, जहाँ पर इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस की तरफ से आपका टेक्स्ट चेक किया जाएगा। ये चैप्टर्स दिए हुए हैं जिसके ऊपर आपके क्वेश्चंस आएंगे। कंप्लीट आपका सेक्शन देखें तो वेटेज रहेगी आपकी इस तरीके से। चलिए अब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका इंग्लिश का सैम्पल पेपर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इसे पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके सॉल्व करके फिर आप इसके आंसर्स मैच कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको सीधा आंसर दूंगी। पैसेज को आप अच्छे से पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए इसके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं कि हमें क्या क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम 6 गिवन बिलो। 6 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इसमें से आपको 5 करने हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड मैन स्टार्ट टू अडॉर्न हिमसेल्फ। चलिए इसका आंसर सर्च करते हैं। आपको अच्छे से रीड करना है, बहुत ही इजीली मिल जाएगा। यहाँ से देखिए मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पर। यहाँ आपको इसका आंसर मिलेगा। मैन स्टार्ट टू अडॉर्न हिमसेल्फ बाय हैंगिंग थिंग्स राउंड द नेक, आर्म्स, वेस्ट एंड लेग्स और पुटिंग थिंग्स ऑन हिज हेड। ये रहा फर्स्ट पार्ट का आंसर, जो आपको इजीली मिल जाएगा। अच्छे से पैसेज रीड करेंगे तो आपको सारे आंसर बहुत ही इजीली मिलने वाले हैं। ये रहा फर्स्ट का आंसर, मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्पेशलिटी अबाउट द नेकलेस फाउंड इन इटली। ये आंसर मिलेगा आपको 4th पैराग्राफ में। ये देखिए यहाँ से रहेगा आपका आंसर। इट कंसिस्टेड ऑफ स्टेक्स टीथ अरेंज्ड एट इंटरवल विद बिटवीन देम 2 upper rows made up of the vertebra of a fish and row of shells। ये आपका कंप्लीट आंसर रहेगा, सेकंड आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं अच्छे से मार्क कर रही हूँ यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत ही इजी पैसेज रहेगा, आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मैन टाई फेदर एंड स्किन टू हिमसेल्फ। मैन फेदर और स्किन क्यों पहन के रखते थे या बांध कर रखते थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं कहाँ पर मिलेगा। इसका आंसर आपको मिलने वाला है 5th पैराग्राफ में, कि क्यों वो टाई करते थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ आंसर दे रखा है। ऊपर भी कुछ थोड़ा सा पार्ट इसका दे रखा है, बट आप आंसर यहाँ मार्क कर सकते हैं। अनदर रीज़न जहाँ पर लिखा है, ऊपर भी कुछ पार्ट दे रखा है, वो भी लिख सकते हैं आप। All kinds of other things to themselves would be in order to make themselves look fierce and more terrifying to animals or to the men of other tribes। इसको थोड़ा सा ठीक करके आपको लिखना होगा क्वेश्चन से अटैच करके। आंसर यहाँ से बनने वाला है कि वो क्यों पहने जाते हैं। इसलिए पहने जाते हैं in order to make themselves look fierce and more terrifying to animals or to the men of other tribes। और सेकंड एक और ऊपर दे रखा है, to escape from some danger when he was wearing
it he might think the ornament had something to do with it, that it had magic qualities. मेन आंसर आपका 5th पैराग्राफ का रहेगा, आप दोनों भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट माइट बी रिगार्डेड एज अ डिसग्रेस। डिसग्रेस किसे बोला गया है यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। ये स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा आपको, यहाँ 2nd पैराग्राफ में, यहाँ पर इट माइट बी रिगार्डेड एज अ डिसग्रेस नॉट टू वियर वन एंड अ साइन दैट वन वॉज वीक और वेरी यंग। मीन्स जो बियर का, हाँ जी पढ़िए इसको अच्छे से, जो बियर का टीथ पहनना था, टीथ पहनना बहुत ही ज़रूरी हो गया था ट्राइब के लिए, जो नहीं पहनता था तो उसके लिए ये एक डिसग्रेस की बात थी। ऑफ इट्स टीथ विद अ शार्प फ्लिंट एंड लाइंग द टूथ राउंड हिज नेक इन ऑर्डर टू रिमाइंड हिमसेल्फ, रिगार्डेड एज अ ग्रेस नॉट टू वियर दैट। तो ये रहेगा इसका आंसर। मार्क मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फाइंड द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच मीन द सेम रिलेटिंग टू द अर्लीस्ट टाइम्स। अर्लीस्ट टाइम से रिलेटेड एक आपको टर्म ढूंढनी है पैसेज में, जिसका मतलब ये रहेगा अर्लीस्ट टाइम। तो बहुत ही इजी है, अगर आपने पैसेज पढ़ा हो अच्छे से तो आपको फटाफट से पता चल जाएगा। 4th पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिलने वाला है। अर्लियर टाइम्स का मतलब है स्टोन एज, जो स्टोन एज है मतलब कि पुराना टाइम। तो रिलेटेड टू ये वर्ड किससे रिलेटेड है, अर्लियर टाइम से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन फ्रेज विद अ वर्ड दैट मीन्स द सेम फ्रॉम पैरा 2। पैरा 2 में आपको मिलने वाला है वर्ड, उसको रिप्लेस करना है जो यहाँ पर अंडरलाइन है। ओवर द फॉलोइंग डिकेड्स द करिकुलम वॉज स्लोली ओवर अ पीरियड। किसका मतलब ढूंढना है आपको यहाँ पर, स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेंडेड विद एडिशनल ऑफरिंग्स इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट, लैंग्वेजेस, जियोलॉजी एंड जोग्राफी। स्लोली ओवर अ पीरियड, इस फ्रेज को आपको हटाकर इस सेंटेंस को पूरा लिखना है दोबारा इसको रिप्लेस करके। चलिए इसे सर्च करते हैं। स्लोली का मतलब क्या है यहाँ पर, 2nd पैराग्राफ में इसका आंसर मिलेगा आपको ग्रेजुअली। क्या आंसर है, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे। तो जो आंसर आपको नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है पूरा वो कंप्लीट आपको लिखना है, बस वो अंडरलाइन फ्रेज की जगह आपको लिखना है ग्रेजुअली। आंसर रहेगा ग्रेजुअली। दोबारा पूरे सेंटेंस को आपको लिखना होगा। इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। पैसेज बहुत ईजी आने वाला है। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा, पैसेज रहेगा, वो फैक्चुअल बेस्ड होगा। 6th पार्ट में बस आपको ये वाली अंडरलाइन लाइन जो दे रखी है बस इसी को चेंज करना है आपको। स्लोली ओवर अ पीरियड की जगह आपको ग्रेजुअली लिखना है यहाँ पर। 2nd पैसेज देख लेते हैं। फैक्चुअल बेस्ड पैसेज है ये, जहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए जाएंगे, डाटा दिया जाएगा जो की घटना पहले हो चुकी है या फिर कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए जाएंगे, डाटा होगा। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चन दिए हैं, आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। द डिस्ट्रक्टिव आफ्टरमैथ्स ऑफ अर्थक्वेक फॉलोड बाय सुनामी मेड अ इररिपेरेबल डिजास्टर नॉट ओनली फॉर द जापान बट ऑल्सो फॉर द होल वर्ल्ड। वाई? सुनामी पूरे वर्ल्ड के लिए डिजास्टर थी, क्यों? इसका रीज़न आपको बताना है। तो आंसर देखते हैं क्या रहेगा इसका। 1st पैराग्राफ में ही आपको आंसर मिलने वाला है। ये भी पैसेज काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। यहाँ से द डिस्ट्रक्टिव आफ्टरमैथ्स ऑफ द इंसिडेंट मेड एन इररिपेरेबल डिजास्टर नॉट ओनली फॉर द जापान बट ऑल्सो फॉर द होल वर्ल्ड बिकॉज एक्सेप्ट फॉर द एनॉर्मस डेथ टोल एंड डेब्रिस। यहाँ से आप 2 पॉइंट्स बना सकते हैं। द डैमेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वर अ हैज़ार्डस अनएक्सपेक्टेड ट्रेजिडी। ये 2 पॉइंट्स यहाँ से आप बना सकते हैं जो मैंने अलग अलग कलर से मार्क किए हैं। ये आंसर 1 रहेगा आपके लिए। आंसर 1 सीधा ही बिल्कुल क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर है, सीधा ही आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
सेकंड क्वेश्चन है, राइट एनी टू डिस्ट्रक्टिव आफ्टर मैथ्स ऑफ द 11 मार्च 2011 डिज़ास्टर। आफ्टर मैथ्स मीन्स कॉन्सिक्वेंसेस कि क्या रिज़ल्ट आए, ये जो डिस्ट्रक्टिव चीज़ हुई थी, डिज़ास्टर हुआ था, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था, क्या रिज़ल्ट हुआ था, क्या चीज़ें ख़राब हुई थी, बस ये सब लिखना है आपको। तो बस सीधा आंसर देखते हैं। यहाँ देखिए, ये आंसर मिलेगा आपको सेकंड पैराग्राफ में। फर्स्ट में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है और क्या क्या चीज़ें ख़राब हुई, डिस्ट्रक्ट हुई, ये यहाँ पर मेंशन है। आप बेशक यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द जापानीज़ नेशनल पुलिस एजेंसी, 15,854 डेड, 3167 missing and 26,992 injured across 20 prefectures are the result of the devastating earthquake. नेक्स्ट पार्ट आगे और दिया हुआ है, ये भी मेंशन कर सकते हैं। सुनामी विच ruined more than 1,25,000 buildings. Moreover, it caused long blackouts for more than 4.4 billion buildings and left 1.5 million buildings out of water for days. ये आप आफ्टर मैथ्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या रिज़ल्ट हुआ इसका डिस्ट्रक्शन का, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सीधा ही सीधा आपको आंसर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी कंसीडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रक्टिव सिस्मिक यहाँ मीन्स अर्थक्वेक से रिलेटेड है, इवेंट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी इन द एडवांस इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। अर्थक्वेक इवेंट जो हुआ था, मतलब कोई ऐसी घटना जिसको अर्थक्वेक जितना डिस्ट्रक्टिव बताया गया है, ये बताना है आपको। तो ये कहाँ मेंशन है देख लेते हैं। ये आपको मिलेगा थर्ड पैराग्राफ में। इसको अच्छे से रीड करेंगे, आपको इजीली आंसर मिलने वाला है। यहाँ देखिए, यहाँ मैं मार्क कर देती हूँ, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। एक्सप्लोजन एंड डिमोलिशन ऑफ द फुकुशिमा 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये इसका आंसर रहेगा। विच जनरेटेड रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन नियर द प्लांट्स एरिया विद, ये जो चीज़ थी, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन हुआ था, ये सेम एज डिस्ट्रक्टिव था जैसे कि एक सिस्मिक इवेंट के, यानी कि एक अर्थक्वेक के डिस्ट्रक्शन के बराबर। यहाँ मैं दोबारा अच्छे से मेंशन कर रही हूँ, इधर अंडरलाइन मैंने कर दिया है। विच जनरेटेड रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन नियर द प्लांट्स एरिया विद irreversible damage to the environment was the one of the most significant issues of the catastrophe to consider to this earthquake as the most important destructive seismic event of the beginning of the 21st century in the advanced industrial world. ये देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मैच हो जाएगा यहाँ से, बट आंसर आपको ध्यान से पढ़ के देना है कि सिस्मिक इवेंट के तरीके से कौन सा एक इवेंट हुआ था, तो उसका नाम आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट वाज द मेन रीज़न ऑफ मैक्सिमम पीपल डाइड ऑन 11 मार्च 2011? क्या रीज़न था कि 2011 मार्च में मैक्सिमम लोगों की डेथ हुई? यहाँ पर रीज़न मेंशन करना है आपको। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या रहेगा। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। 11 मार्च 2011 का इंसिडेंट पूछ रहा है। बहुत सारे इंसिडेंट मेंशन हैं पैसेज में, तो गलत मत लिखिएगा, ज़रा डेट पढ़ के लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही यहाँ मेंशन है, फर्स्ट लाइन देखेंगे आप तो डेट मेंशन है 11 मार्च 2011। तो क्या घटना थी वो? जापान्स तोहोकू अर्थक्वेक, जापान्स तोहोकू अर्थक्वेक। आगे देखिए कहाँ पर है ये, आगे आप कैसे कनेक्ट करेंगे? जापान्स तोहोकू अर्थक्वेक was the main reason of maximum people died on 11 मार्च 2011। ये आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन के साथ मैच करके बिल्कुल कनेक्ट करके आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डाटा एज ऑफ 10 मार्च 2012
हाउ मैनी पीपल डाइड एंड मिस्ड बिकॉज ऑफ द 2011 डिज़ास्टर? कितने लोगों की डेथ हुई और मिस हुए कितने लोग 2011 डिज़ास्टर में? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या रहेगा। ये आंसर आपको मिलेगा थर्ड पैराग्राफ में। अच्छे से टेक्स्ट को रीड करेंगे। यहाँ देखिए, डिवीजन ऑफ टोटल 19,100 डेथ। यहाँ देखिए, यहाँ मेंशन है, अच्छे से पढ़िए। डिवीजन ऑफ मीन्स 2 डिवीजन हुई थी। डेथ क्या पूछा गया, एक बार अच्छे से रीड करिए। हाउ मैनी पीपल डाइड एंड मिस्ड, डाइड कितने हुए और मिस कितने हुए, टोटल पूछ रहा है इन दोनों का डाटा। तो यहाँ पर मेंशन है डिवीजन ऑफ टोटल, मतलब दोनों में कितने लोगों की डेथ हुई और कितने मिस हुए, ये टोटल डाटा दिया हुआ है। 19,100 डेथ एंड मिस्ड पीपल, तो ये डाटा आपको लिखना है। बस यहाँ से आंसर लिखिए और आंसर क्वेश्चन से कनेक्ट कीजिए। 19,100 people died and missed because of 2011 disaster. Next question, what was the main cause of the partial damage of buildings? मेन कॉज क्या था पार्शियल डैमेज का? बिल्डिंग्स का पार्शियल डैमेज जो हुआ था उसका मेन रीज़न क्या था? चलिए इसका आंसर एक बार देख लेते हैं कि क्या रहेगा। अच्छे से अगर हम पढ़ें डेटा को, बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर सी आपको दी होंगी। देखिए यहाँ पर 4th पैराग्राफ में ये आंसर मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ मेंशन क्या किया हुआ है कि सुनामी की वजह से, ये जो ऊपर डाटा दिया हुआ है, पाई चार्ट ऊपर दे रखा है, सुनामी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मगर आगे देखिए, द क्वेक मीन्स द अर्थक्वेक वॉज द मेन रीज़न कॉज ऑफ द पार्शियल डैमेज ऑफ बिल्डिंग्स। बेशक जो सुनामी थी वो काफ़ी डेंजरस रही इस डाटा के अकॉर्डिंग, मगर जो पार्शियल डैमेज बिल्डिंग्स को हुआ है वो किस वजह से हुआ? अर्थक्वेक की वजह से। सुनामी आंसर नहीं लिखना है, आंसर क्या लिखना है आपको? द अर्थक्वेक। द अर्थक्वेक वॉज द मेन कॉज ऑफ द पार्शियल डैमेज ऑफ द बिल्डिंग्स। कई बच्चे क्या करेंगे, नीचे से पढ़ के ऊपर से आंसर मार्क कर देंगे सुनामी, ये रीड ही नहीं करेंगे। तो आंसर आपका क्या रहेगा? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक वॉज द मेन कॉज ऑफ द पार्शियल डैमेज ऑफ द बिल्डिंग्स। तो आपके ये 6 क्वेश्चन दिए हुए थे, आप यहाँ से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। इस पेपर को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अगले पार्ट पर चलते हैं, सेक्शन बी। सेक्शन बी है राइटिंग इन ग्रामर, 10 मार्क्स का होगा। अटैम्प्ट एनी वन, आपको कोई भी एक करना है। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं और आपको कोई भी एक कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये आपको लेटर लिखना है। यू आर अंबिका और मोहित, लाइब्रेरियन, हाई स्कोप पब्लिक स्कूल, हौस खास, राइट अ लेटर टू जिंदल पब्लिशर्स, प्रताप विहार, दिल्ली, टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरीज। यहाँ पर कुछ बुक्स मैंशनड हैं, ये आपको ऑर्डर करनी है। फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी, रिक्वेस्ट देम फॉर अ कैटलॉग, डिस्काउंट ऑफर्ड, मोड ऑफ पेमेंट एंड टाइम टेकन फॉर डिलीवरी। आपको बुक्स मंगानी है पब्लिशर से और ये सब बुक्स मंगानी है। आपको लिस्ट देनी है, डिस्काउंट के लिए पूछना है और पेमेंट कैसे करनी है। मैं यहाँ पर आंसर मेंशन कर रही हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं या फिर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेटर कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले स्कूल का नाम रहेगा, हाई स्कोप पब्लिक स्कूल, हौस खास, दिल्ली। नीचे डेट 15 मार्च 2022। द मैनेजर, जिंदल पब्लिकेशंस या फिर पब्लिशर्स, जो मेंशन है क्वेश्चन में वही लिखिए। प्रताप विहार, दिल्ली। अब सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या होगा? ऑर्डर फॉर बुक्स, सब्जेक्ट लिख दिया। फिर सर, वी आर योर रेगुलर कस्टमर, हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं। वी वुड लाइक टू प्लेस ऑर्डर फॉर डिक्शनरीज़, जो जो मेंशन है वो मेंशन करिए। डिक्शनरीज़, एनसाइक्लोपीडिया एंड फिक्शन बुक्स फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी, हम बुक्स चाहते हैं अपनी स्कूल लाइब्रेरी के लिए। वी आर प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ बुक्स, हम एक लिस्ट दे रहे हैं आपको। वी आर इन नीड, जो हमें चाहिए। काइंडली डिलीवर, हमें डिलीवर करिए ये सब बुक टाइम के साथ और बिना डैमेज के। डिलीवर दीज बुक्स इन देयर लेटेस्ट एडिशन, और उनका लेटेस्ट एडिशन हो इन प्रॉपर कंडीशन, जो कि प्रॉपर कंडीशन में हो। वी विल बी प्लीज्ड इफ़ यू गिव अस अ सुटेबल डिस्काउंट ऑन दीज बुक्स,
हम बहुत ही अच्छा फील करेंगे और प्लीज़्ड होंगे अगर आप हमें डिस्काउंट देंगे और कैटलॉग भी देंगे। कैटलॉग क्या होती है, उसमें सब बुक्स मेंशन होती हैं। प्लीज़ सजेस्ट द मोड ऑफ पेमेंट एंड टाइम टेकन फॉर डिलीवर। टाइम कितना लगेगा डिलीवरी के लिए और मोड बताइए कि कैसा रहेगा, पेमेंट कैसे करें। द लिस्ट ऑफ बुक्स विद देयर पर्टिकुलर्स इज़ मैंशनड बिलो या फिर लिस्टेड बिलो, कुछ भी आप लिख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है ये सारी बुक्स हैं। ऐसे आप टेबल बनाएंगे और बुक्स लिख के नाम लिखेंगे और कॉपीज़ मेंशन करेंगे कि कितनी कॉपीज़ आपको चाहिए। तो ये आपने डाल दिया, टेबल बनाएंगे आप बुक्स के लिए। फिर नीचे जो लास्ट आपको लिखना है, वी होप फॉर टाइमली डिलीवरी। हम चाहते हैं कि हम आशा करते हैं हमें टाइम से डिलीवर होगी हमारी बुक्स और मैक्सिमम डिस्काउंट हमें मिलेगा। योर्स फेथफुली, लड़की है तो अंबिका, लड़का है तो मोहित। नीचे लाइब्रेरियन। योर्स फेथफुली की जगह यहाँ पर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ कैंसर प्रिवेलिंग इन इंडिया. यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट अ एनालिटिकल पैराग्राफ ऑन कैंसर, अ साइलेंट किलर. टेकिंग information from the clipping given below together with your own ideas, write this paragraph in not more than 120 words. यहाँ पर आपको कुछ नीचे पैराग्राफ मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर कुछ हिंट्स दिए हैं। आपको पैराग्राफ लिखना है कैंसर आ साइलेंट किलर टॉपिक पर 120 वर्ड्स का। यहाँ पर पैराग्राफ मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं या फिर आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको क्वेश्चन पेपर विद आंसर्स मिल जाएंगे। पैराग्राफ जो पैसेज थे उनके आंसर आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगे वीडियो में ही, और बाकी जो बड़े आंसर्स हैं जैसे कि ये पैराग्राफ के आंसर्स हैं और नीचे के जो लेटर वगैरह इनके आंसर हैं वो आपको यहाँ पर PDF में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जो क्लूज़ दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट आवर अर्बन पॉपुलेशन हैज़ बिकम कैंसर प्रोन मोर देन द रूरल पॉपुलेशन. It is very sad that every 10th person is likely to have cancer. It is due to the high level of benzene in the air. It is also radioactive waves of the cell phones, etc. have also contributed to this grave danger to human population. To check this menace of cancer, the government shall have to give topmost priority to preventive actions, most facilities for the treatment of cancer patients. There is a dire need to contain this deadly disease by taking some urgent steps. First of all, we must ban the wide use of the pesticides. Excessive use of pesticides is really harmful for human health. In the developed countries, such emphasis being laid on organic manure. Then crop pattern needs to be changed. यहाँ पर सारे आपने मेंशन कर दिए कि क्या क्या बुराइयाँ हैं। यहाँ पर मैं पूरा मेंशन कर रही हूँ। ये पूरा पैराग्राफ आपको PDF में मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड। यहाँ पर एक पैराग्राफ आपको नीचे दिया हुआ है जो कि एडिटेड नहीं है, मीन्स इसमें एरर हैं कुछ, तो आपको इसको एडिट करके लिखना है। एक एरर आपको हर एक लाइन में एरर दिया हुआ है और एक आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया हुआ है। जो भी एरर होगा उसको आपको अंडरलाइन करना है और एरर के नीचे लिखना है और उसको करेक्ट करके करेक्शन के नीचे लिखना है। Identify the error and write its correction against the correct blank number. Remember to underline the correction. Correction को आप underline करेंगे। The first one has been done for you. जो पहला वाला पार्ट है वो आपके लिए किया हुआ है। पहले यहाँ जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ से R हटा दीजिए क्योंकि इस जो है एरर है यहाँ पर और R इसकी करेक्शन है। Some warmer than countries. सम वार्मर नहीं होगा, यहाँ पर आएगा मच वार्मर देन कंट्रीज़। सम यहाँ पर नहीं आएगा, मच वार्मर देन कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आएगी मच वार्मर, ठीक है, मच वार्मर देन कंट्रीज़। सम की जगह यहाँ पर वार्मर आएगा, तो यहाँ सम को आप अंडरलाइन करेंगे और एरर के नीचे लिखेंगे सम। एरर के नीचे सम लिखना है और करेक्शन में आपको क्या लिखना है, मच। जो गलत है, जो चीज़ गलत है उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, सम लिखा और करेक्शन इसकी क्या होगी, मच। फार्दर टू एंड नॉर्थ एंड साउथ। फार्दर मीन्स दूर, फार्दर टू एंड की जगह फार्दर फ्रॉम, टू एंड की जगह क्या आएगा यहाँ पर, फ्रॉम। तो अंडरलाइन किया टू एन को, एरर के नीचे लिखेंगे टू एन
और करेक्शन में क्या आएगा, फ्रॉम, यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, एज वी न्यू दैट केरला इज फ्रॉम और फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ। एज वी न्यू तो ये सेकेंड फॉर्म हो गई, हमें प्रेजेंट में लिखना है तो न्यू की जगह क्या आ जाएगा, नो। तो ये हमारी करेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन अभिषेक एंड इंस्पेक्टर, और कंप्लीट करना है पैसेज को। अब अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर कुछ कन्वर्सेशन दे रखी है। अभिषेक क्या कहता है, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट। वो इंस्पेक्टर के पास जाता है और बोलता है मेरा वॉलेट खो गया है। इंस्पेक्टर क्या बोलते हैं, हाउ डिड यू लूज़ इट। अभिषेक, माई पॉकेट वॉज पिक्ड, मेरी पॉकेट काट ली गई। इंस्पेक्टर, वेयर डिड इट हैपन, कहाँ हुआ ये। अभिषेक, इन द लोकल मार्केट सर, लोकल मार्केट में। अब नीचे आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, इसको आपको ये तो कॉन्वर्सेशन दो पर्सन्स के बीच में है, वहाँ आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फॉर्म में लिखना है। चलिए इसे देख लेते हैं। अभिषेक रिपोर्टेड टू द इंस्पेक्टर, अभिषेक ने इंस्पेक्टर को रिपोर्ट किया। क्या रिपोर्ट किया, लॉस्ट हिज वॉलेट। तो फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट। अब इस चीज़ को आप इनडायरेक्ट वे में कैसे लिखेंगे, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट। उसके लिए आपको इसके रूल्स याद होने बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले उसका चैप्टर रीड करेंगे, वो पूरा चैप्टर करेंगे, तभी आप ये कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, मैंने अपना खो दिया। जब ये चीज़ किसी और को बताई जाएगी, जब ये इंस्पेक्टर अगर किसी और को बता रहा है, तो वो ऐसे इस चीज़ को किस तरीके से इनडायरेक्ट वे में कैसे बताएगा। अभिषेक बोल रहा है मेरा वॉलेट खो गया, तो यहाँ क्या आएगा कि उसका वॉलेट खो गया, तो क्या लिखेंगे, दैट ही हैड, कि उसका वॉलेट खो गया। तो यहाँ पास्ट में बन जाएगा, हैव का क्या हो जाएगा, हैड। दैट ही हैड लॉस्ट हिज वॉलेट। द इंस्पेक्टर आस्क्ड हिम हाउ ही हैड लॉस्ट इट। इंस्पेक्टर ने पूछा कि कैसे खो गया। हाउ डिड यू लूज इट का क्या हो गया, हाउ ही हैड लॉस्ट इट, सेकेंड फॉर्म। अभिषेक रिप्लाइड दैट हिज पॉकेट हैज़ बिन पिक्ड। द इंस्पेक्टर फर्दर, उसकी पॉकेट कट गई थी। वेयर डिड इट हैपन, वेयर डिड इट हैपन, ये कहाँ हुआ। तो आंसर देता है कि लोकल मार्केट में हुआ। तो वेयर डिड इट हैपन का यहाँ पर इनडायरेक्ट वे आएगा। द इंस्पेक्टर फर्दर क्या किया इंस्पेक्टर ने क्वेश्चन किया, इंक्वायर किया। क्वेश्चन भी लिख सकते हैं या फिर इंक्वायर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, यहाँ पर इंक्वायर्ड। तो इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड वेयर डिड इट हैपन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैड हैपेंड। वेयर इट हैड हैपेंड, डिड का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड हैपेंड, क्योंकि यहाँ पर ये कैसा सब करेंगे, पास्ट में लिखा जाएगा। रूल्स आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 7 क्वेश्चंस हैं, आपको यहाँ से 6 क्वेश्चन करने हैं। ये 6 क्वेश्चन 30-40 वर्ड्स का ये क्वेश्चन होगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 6 क्वेश्चन करने हैं, पूरा क्वेश्चन 12 नंबर का होगा। अगला अगर 7th क्वेश्चन देखें तो वो उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और हर एक क्वेश्चन को आपको 120 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो ये पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो मैं यहाँ पर आपको एक फ़ाइल अटैच कर देती हूँ, वहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने सारे आंसर्स मेंशन किए हुए हैं। आप या तो वीडियो को पॉज करके आंसर्स को लर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यहाँ पर PDF दे रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, जितने दिए हैं उतने ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो यहाँ से आप कर सकते हैं या फिर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वर्ड लिमिट जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगी उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर्स देंगे। अगर वर्ड लिमिट कम की दे रखी है तो कम ही आंसर लिखेंगे, मतलब उतने तो लिखना मिनिमम